गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अलवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल के क्लास में अपन ने पढ़ा था धातु और अम्ल का जो 10th क्लास का तीसरा लेसन है धातु एवं अम्ल, उसमें अपन ने एक्वारेजिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो अम्ल जो सांद्र HCl और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बनता है। ठीक है, जिसमें सांद्र HCl 3 भाग और सांद्र HCl 3 भाग और सांद्र ही HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल एक भाग नाइट्रिक अम्ल मिलाने से क्या बनता है? एक्वारेजिया, अम्लगम जिसे कहते हैं। इसमें सोना और प्लेटिनम को गलाने की क्षमता होती है, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो धातुओं की अपन दहन क्रिया, जल के साथ क्रिया ये अपन ने देखी थी। आज अपन देखते हैं धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयन से अभिक्रिया, और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, धातु लवणों की अन्य लवण विलयन से अभिक्रिया। चौथा जो है हमारा धातुओं की अन्य धातु लवण विलयनों से अन्य धातु लवण विलयनों से अभिक्रिया। एक धातु दूसरे धातु के लवण विलयन से कैसे अभिक्रिया करती है, इसको आपको विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा समझना पड़ेगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ी है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया में यह होता है कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया में यह होता है कि विस्थापन अभिक्रिया में एक कम क्रियाशील तत्व होता है और एक अधिक क्रियाशील तत्व होता है। ठीक है, जिसमें से अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर वहां पर उसका स्थान ले लेता है, उसको विस्थापित कर देता है। सेम यहां होगा, जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से हटाकर उसके स्थान पर स्वयं विस्थापित हो जाती है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या होता है? एक अधिक क्रियाशील धातु, इसमें क्या होता है? एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु, एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से धातु को उसके यौगिक के विलयन से या गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है। यौगिक के विलयन या धातु की जो गली हुई अवस्था, गलित अवस्था में उसको विस्थापित उसको क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है। ठीक है, विस्थापित कर देती है। देखिए, जैसे यदि क्या हो, धातु A धातु B की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हो। यदि देखिए, मान लो दो धातुएं हैं, धातु A और B, जिसमें यदि धातु A धातु B की तुलना में
अधिक अभिक्रियाशील हो तो क्या होता है, जैसे ये धातु, तो दोनों की अभिक्रिया करवाने पर क्या होता है, देखिए ये तो है धातु ए प्लस धातु बी का लवण विलयन, धातु बी का लवण विलयन, तो क्या बनता है, तो इन दोनों की जब आपस में क्या होती है, क्रिया होती है, तो क्या बनता है, धातु ए का लवण विलयन, धातु ए का लवण विलयन प्लस धातु बी। ठीक है, यहां पर ए अधिक क्रियाशील है और बी कम क्रियाशील है, इसलिए ए क्या करती है, बी को हटा देती है उसके स्थान से और उसका स्थान खुद लेकर, जो बी धातु का लवण विलयन था उसमें से बी हटाकर खुद उसका स्थान लेकर क्या बना लेती है, अपने धातु ए का विलयन, लवण विलयन बना लेती है। ठीक है, तो ये थी धातु के अन्य धातु लवण विलयनों से अभिक्रिया थी। ठीक है, इसके बाद इंपोर्टेंट और बहुत ही आगे तक बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज अपन पढ़ने जा रहे हैं हम, सक्रियता श्रेणी। अब विभिन्न प्रकार की जो धातुएं हैं, उन धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर, वो दूसरे से अभिक्रिया करती है, उसके आधार पर घटते हुए क्रम में अर्थात अभिक्रिया करने की क्षमता के आधार पर उसको घटते हुए क्रम में सजाया गया है, उसको रखा गया है, एक सारणी बनाई गई है, जिसमें सबसे ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील तत्व और सबसे नीचे सबसे कम क्रियाशील तत्व। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि भाई धातु और धातु लवण, ठीक है, दो धातु में से एक अधिक क्रियाशील होगी, एक कम क्रियाशील होगी, लेकिन हमें ये कहाँ पता है कि कौन सी ज्यादा होगी है, कौन सी कम है, वो हमें पता नहीं है। तो उसको ध्यान रखने के लिए, उसको याद करने के लिए, पता लगाने के लिए सक्रियता श्रेणी बनाई गई है। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है, वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में अर्थात घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में अर्थात अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे या उस सूची या श्रेणी या सारणी को सक्रियता श्रेणी
सक्रियता श्रेणी कहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब ये सक्रियता श्रेणी क्या है, कैसी है, ठीक है, उसको अपन आगे पढ़ते हैं। उससे पहले आप इसका लो क्या स्क्रीन शॉट फटाफट। जो भी नोट्स अपने बन रहे हैं वो साथ साथ में बनाते चले, साथ साथ में नोट करते चले अपने, ठीक है। चलो देखिए आगे। सक्रियता श्रेणी अपन बनाते हैं। देखिए सक्रियता श्रेणी में एक तरफ तो होगी धातु, एक तरफ है धातु, ठीक है। तो धातुओं के नाम देखिए अपन। सबसे ऊपर पोटेशियम, क्या आता है, सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर आता है अपना मैग्नीशियम, फिर आता है मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आता है आयरन, फिर आता है अपना आयरन, फिर लेड, फिर आता है लेड, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर कॉपर, कॉपर को क्या कहते हैं अपन, तांबा, फिर आता है मरकरी, इसको क्या कहते हैं, पारा, इसको कहते हैं पारा, ठीक है, मरकरी। उसके बाद आता है सिल्वर, चांदी, सिल्वर अर्थात चांदी, फिर आता है ओरम अर्थात सोना, गोल्ड, ठीक है। तो ये धातुओं के ऊपर है, ये धातुओं का अवरोही क्रम है। उससे पहले देखिए पोटेशियम को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक क्या है, K, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, ठीक है, जिंक का Zn, फिर आयरन का Fe, आयरन का Fe, लेड का Pb, ठीक है, हाइड्रोजन का H, कॉपर का Cu, मरकरी का Hg हाइड्रेंशियम, सिल्वर का चांदी, सिल्वर का चांदी, ठीक। ओरम Au, सिल्वर का देखना पड़ेगा, दिमाग से निकल गया सभी, ठीक है, इसका बताऊंगा मैं। आगे देखिए, अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे अधिक जो क्रियाशील अर्थात ये घटते हुए अवरोही क्रम में, तो सबसे ऊपर से जब अपन नीचे जाते हैं तो क्या होता है, ये क्या होता है, ये है अभिक्रियाशीलता का अवरोही क्रम। ये क्या है, अभिक्रियाशीलता का अवरोही क्रम है अर्थात घटता हुआ क्रम है। इसके अनुसार सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, ये सबसे
अधिक अभिक्रियाशील। ठीक है, और सबसे कम कौन सा है? सोना। सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, देखिए तो इसमें अपन बता सकते हैं कि भाई कि अगर दो धातुओं के विलयनों की या एक धातु और एक धातु लवण की विलयन की क्रिया करवाई जा रही है तो कौन सा विस्थापित होगा। मान लो एक धातु है आयरन, ठीक है, और दूसरी धातु है कॉपर। ठीक है, कॉपर का विलयन और एक आयरन होता है, तो कौन सी धातु विस्थापित होगी? आयरन ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को हटाकर वहां खुद जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल सकता है कि भाई कौन सी अधिक क्रियाशील है और कौन सी कम क्रियाशील है। उस आधार पर धातु विस्थापित कैसे होगी। ठीक है, अब धातु और अधातु की आपस में क्रिया कैसे होती है? धातु और अधातु की आपस में क्रिया कैसे होती है? ठीक है, इसका आप एक बार पहले स्क्रीनशॉट लें। देखिए, धातु एवं अधातु की अभिक्रिया आपस में, धातु एवं अधातुओं की अभिक्रिया। धातु एवं अधातु की अभिक्रिया कैसे होती है उसका एग्जाम्पल पहला देखिए। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड का सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl का निर्माण कैसे होता है देखते देखिए। इसमें सोडियम क्या है? Na धातु है, क्लोरीन एक अधातु है, क्लोरीन एक अधातु है। कैसे इनकी क्रिया होती है? ठीक है, अब हमने न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा होगा। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहता है कि प्रत्येक तत्व या धातु तत्व के बाह्यतम कोश में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अर्थात बाह्यतम जो कोश होगा। ठीक है, कोश का मतलब ये धातु परमाणु का नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये मान लो कोई धातु है या कोई तत्व है, उसका ये चक्कर है, सबसे बाह्यतम चक्र यानी बाह्यतम कोश, ये बाह्य वाला कोश, उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। ठीक है, अब आप पूछोगे सर जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसमें क्या होता है? वही तो न्यूलैंड बताता है, वही न्यूलैंड का तो अष्टक नियम बताता है। ठीक है, तो प्रत्येक परमाणु क्या करता है? अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, या जिसे अपन अष्टक पूरा करने के लिए, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉनों का क्या देता है अपना, और या फिर ग्रहण करता है। या अर्थात न्यूलैंड के अनुसार प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन या अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा होगा तो निकाल देगा, कम होगा तो ग्रहण कर लेगा किसी से और बंद बना लेगा उसके साथ। ठीक है, अब यह होता है न्यूलैंड के अष्टक नियम। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, देखिए एक छोटा सा इसमें पहले अपन न्यूलैंड का अष्टक नियम अपने देख लेते हैं।
न्यूलैंड का अष्टक नियम इसमें हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, तब जाके ये आगे वाली चीज हमें समझ में आएगी। देखिए न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम कहता है कि प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अधिकतम क्या हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसलिए परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन या अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान करता है, ठीक, आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है। इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं, ठीक है। इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन इसमें सोडियम क्लोराइड में, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो धातु है Na, ठीक है, एक क्लोरीन है, ठीक है, अधातु, ठीक है। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है, 11, ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17, ठीक है। अर्थात इसमें 11 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसमें 17 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को भरने का भी एक नियम है, प्रत्येक कोश में 2n² में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन भरना, ठीक है। जिसमें n क्या है, n बराबर कोश की संख्या, कोश की संख्या, ठीक है। ये जो कोश होता है, ठीक है, जैसे पहला है ये कोश, ये नाभिक और ये पहला कोश, इसमें कितना भरा जाएगा तो 2n से ज्ञात कर सकते हैं। n की जगह ये पहला है तो ये 1 लिखा और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो पहले में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। दूसरा कोश में कितने भरे जा सकते हैं, तो 2 इंटू यहाँ पर n की जगह कोश कितना है दूसरा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 इंटू 4 बराबर 8, 4 बराबर 8। इसी तरह तीसरे में कितने भरे जा सकते हैं, तो n की जगह 3 लिख दो, स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2 इंटू 9 बराबर 18। इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। अधिकतम इतने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करता है, वह अपना स्थायित्व परमाणु स्थापित कर लेता है, स्थायी हो जाता है वो परमाणु, ठीक है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, ज्यादा या कम होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर अभिक्रिया कर लेता है किसी के साथ, तो स्थायी नहीं रह पाता है। अब यहां देखिए, इधर ये है किसका, नाभिक सोडियम परमाणु का। हम जानते हैं सोडियम परमाणु के पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2,
पहला कोष है कितने आ सकते हैं, ठीक है, हमने देखा था 2। दूसरे में कितने आ सकते हैं, 8 टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अब टोटल इसमें 11 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी कितने भर दिए अपन ने, 2 और 8 10, तो ये हो गया इसका 11, ठीक है। अब इसके बाह्यतम कोष में 1 है, ठीक है, 1 है, ठीक है। अब इसके बाह्यतम कोष में कितना है, इसमें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो हो गया इसका नाभिक, ठीक है, ये नाभिक हो गया, ये 1 और 2 टोटल। पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और तीसरे में भी 8 आ सकते हैं, लेकिन अब 2 और 8 10 हो गए, पीछे बचे 7, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये इन दोनों के पास 2-2 ऑप्शन है, क्या, अपना अष्टक पूरा करने के 2-2 ऑप्शन है उनके पास, क्या क्या है, कोई बता सकते। इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरा करने के लिए क्या कर सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या कर सकता है, ये या तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो इसके बाह्यतम कोष में 8 हो जाए, या फिर अपने पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो त्याग दे, जिससे ये कोष ही खत्म हो जाए, फिर बाह्यतम कोष बचेगा ये नीचे वाला जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो कौन सा आसान होगा, 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना, ठीक है। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान होता है, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और क्या बनाता है, Na+, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से निकलता है तो इसे अपन इलेक्ट्रॉन, तो उस पर धनावेश आता है हमेशा, ठीक है। अब इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 ऑप्शन है अपना अष्टक पूरा करने के लिए न्यूलैंड के अनुसार। 7 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये एक ग्रहण कर ले, या तो ये एक ग्रहण कर ले और अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले, या फिर इसके पास जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो त्याग दे और अपने 8 इलेक्ट्रॉन, और 7 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो कोष ही खत्म हो जाएगा, और नीचे वाले कोष में तो 8 है, तो ये भी स्थायी हो जाएगा। कौन सा आसान होगा, एक ग्रहण करना या 7 त्यागना, ठीक है। एक ग्रहण करना इस बार आसान होगा, तो ये इस बार क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें ऋणावेश का निशान आता है, ठीक है। तो देखिए ये तो बनाता क्या है, क्या बनाता है, सोडियम Na, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, ये सोडियम Na, ठीक है, जिसके पास पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करता है, Na+ बनाता है, और प्लस इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया इसने, ठीक है। तो इसलिए यहां रह जाते हैं बाह्यतम कोष में 8, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बनाता है। इसी तरह क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के बाह्यतम कोष में पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, तो 17 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्लोरीन माइनस, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और बनाता है 2 8, और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो बाह्यतम कोष में 8 हो जाएगा, तो ये भी स्थायी हो गया, ठीक है। और क्या करता है, +1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। देखिए अब ये सोडियम, ये क्लोरीन, ठीक है। अब ये अपने किस रूप में है, आयन के रूप में है, ठीक है। अब होता क्या है, जब सोडियम और क्लोरीन को पास में रखा जाता है, आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है, तो क्या होता है, सोडियम अपना अष्टक पूरा करने के लिए बाह्यतम कोष से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बनाता है, ठीक है, Na+ बनाता है, ठीक। तो देखिए ये अपन ने रखा पास में सोडियम, इसके बाह्यतम कोष में ये 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी तो ये स्थायित्व तो है, ठीक है। प्लस देखिए प्लस है ये क्लोरीन, क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 2,
2 4, 2 6, 1 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन टोटल है। ठीक है, जब इसकी क्रिया आपस में करवाते हैं तो सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को क्या ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अर्थात ये तो त्याग कर अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर देता है और ये ग्रहण कर अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, एक त्यागता है दूसरा ग्रहण करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से इनके बीच बंध बन जाता है और दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, और दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, Na प्लस Na प्लस, और क्रिया करके आपस में बनाते हैं क्लोरीन S। इस प्रकार से ये क्रिया करके बनाते हैं। ठीक है, तो सोडियम और क्लोरीन इस प्रकार से आपस में क्रिया करते हैं। अपन लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं कि सोडियम के परमाणु में, सोडियम धातु के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेता है, सोडियम का धनायन बना लेता है। क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या कर लेता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या कर लेता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इसको आप ऐसे लिखिए, उल्टा हो गया है। ठीक है, ये क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा, क्लोरीन माइनस। ठीक है, क्लोरीन माइनस में ये इस प्रकार से होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ठीक है, तो फिर ये दोनों आपस में क्रिया करवाते हैं जब, तो दोनों के बीच क्या होता है, ये एक तो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, आपस में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से इनके बीच अभिक्रिया होती है, बंद बनता है। ठीक है, और ये इस प्रकार से क्रिया होती है। इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड की क्रिया कैसे होती है वो भी अपन देखेंगे। आप मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है MgCl2। ठीक है, ये कैसे बनता है मैग्नीशियम धातु क्लोरीन कैसे, इसमें कैसे होता है वो आपने ध्यान रखना है। तो ये आपको होमवर्क है, ऐसे अभिक्रिया आपको सोच समझ के बनानी है। ठीक है, कि कैसे इनके बीच अभिक्रिया होती है। अगर उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आप इसका। उम्मीद करता हूं मैं ये जो भी आज अपने पढ़ा इंपोर्टेंट है, सक्रियता श्रेणी और ये सोडियम क्लोराइड का निर्माण। डायरेक्ट सवाल आएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा 4 नंबर का इस प्रकार से कि मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण समझेंगे। ठीक है, न्यूलैंड के अष्टक नियम, ये इसके आधार पर अपन कुछ भी पूछ सकता है, जो किताब में वो जरूरी नहीं, अपने मन से भी बना के पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। कैसे होता है वो आपको इस तरीके से बताना है। मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में अपन चर्चा करेंगे कल, वो आपके लिए होमवर्क है, आपको उसको तैयार करना है। ठीक, और अगर उम्मीद करता हूँ जो भी आपको पढ़ा है वो आज आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।